यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इस कहानी का किसी भी अन्य कहानी, व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी में उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी में कुछ रोमांटिक एवं 18 प्लस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त दृश्य शामिल हो सकते हैं, अतः इसे केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शक ही देखें। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद। दिव्यांशु उपाध्याय। भाई मैंने आप लोगों से पूछा 1 घंटे की डालूं या 2 घंटे की, तो आप लोगों ने 1 घंटे का ज़्यादा कमेंट आया, तो इसलिए मैंने 1 घंटे की वीडियो आज डाल दी है और 1 घंटे की कल डाल दूंगा। और भाई मैं ये बोल रहा हूँ, इस चैनल पर कोई दिक्कत हो या समस्या हो या कुछ भी हो तो भाई आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप और मैं कभी बिछड़ेंगे नहीं दोबारा से, वरना यह चैनल भी बंद हुआ तो आप और मैं अलग अलग हो जाएंगे। भाई वीडियो करते हैं शुरू मेरे यानी दिव्यांशु उपाध्याय के साथ। कहानी अब आगे। विद्वांस उसी भीड़ में आगे बढ़ ही रहा था, तभी वह एक मोटे से आदमी से जाकर टकरा जाता है। विद्वांस उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है, देखिए, माफ कीजिए, मैं गलती से टकरा गया। इतना कहकर विद्वांस आगे बढ़ने लगता है। तभी वह मोटा आदमी विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, रुक लड़के। इतना कहने के बाद वह विद्वांस की तरफ देखता है। तभी विद्वांस वहां रुकता है और कहता है, जी कहिए। तभी वह आदमी विद्वांस के पास आता है और कहता है, घमंड तो तुझ में इतना भरा पड़ा है कि जैसे तेरे से बड़ा तो यहाँ पर कोई योद्धा ही नहीं। लड़के, अपनी हद में रहे। इतना कहकर वह मोटा आदमी विद्वांस के गलीमान को पकड़ता है और उसे पीछे धक्का मार देता है। विद्वांस को यह सब देखकर गुस्सा आता है और वह आगे बढ़ने लगता है। तभी विद्वांस उस मोटे आदमी की शक्तियों को महसूस करता है और कहता है, यह आदि देवता रंग की शक्तियों पर है, फिर भी इस लड़के पर इतना घमंड। अगर मेरी पूरी शक्तियां मेरे पास होती तो मैं इसे सिर्फ देख कर ही खत्म कर देता। इतना कहने के बाद विद्वांस मन ही मन हंसने लगता है। विद्वांस को इस तरह हंसता हुआ देखकर वह मोटा आदमी विद्वांस की तरफ देखता है और विद्वांस से कहता है, लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। इतना कहकर वह अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करता है और विद्वांस के चेहरे पर मार देता है। जैसे ही उसकी शक्तियों से भरा हुआ पंच विद्वांस के चेहरे के पास जाने लगता है, विद्वांस अपने हाथों से चुटकियां बजाता है और विद्वांस के सामने एक ढाल अपीयर हो जाती है, जिससे उस मोटे आदमी का पंच आकर उस ढाल से टकराता है और एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वह मोटा आदमी उड़ते हुए हजारों कदम पीछे चला जाता है और वहीं पर जाकर एक किवाड़ जो लकड़ी से बना हुआ था उससे टकरा जाता है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। फिर वह मोटा आदमी खड़ा होता है और विद्वांस को देखता है। तभी विद्वांस उस मोटे आदमी की तरफ देखता है और कहता है, जितनी चादर है उतने ही पैर फैला, अपनी हद में रहकर बात कर। इतना कहकर विद्वांस वहां पर रुकता भी नहीं और वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद विद्वांस उसी भीड़ में घूमता रहता है और कहता है, मुझे मुक्का नगर तक जाने का रास्ता किसी भी तरह पहुंचना ढूंढना ही होगा। इतना कहकर वह ऊपर देखता है और कहता है, आदिशि देव, आपने मुझे जाने कहाँ पर छोड़ दिया। इतना कहने के बाद विद्वांस अपने गले को हिलाता है और आगे बढ़ने लगता है। वहीं उसी मैदान में एक लड़का और एक लड़की, जो अवंतिका और लाभ थे, वह एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी लाभ अपने हाथों में शक्तियों को इकट्ठा करता है और अवंतिका पर उलट कर हमला कर देता है। लाभ का पंच जैसे ही अवंतिका के पास पहुंचता है,
अवंतिका अपने हाथों में लग रही तलवार को आगे करती है, जिससे लाव का पंच उसी तलवार से जाकर टकराता है और एक जोरदार धमाका होता है। जैसे ही लाव का पंच अवंतिका की तलवार से टकराता है, वहां पर एक धम की आवाज के साथ धमाका होता है और लाव कुछ कदम पीछे हट जाता है। अवंतिका लाव की तरफ देखती है और कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रोक सकते हो। इतना कहकर अवंतिका अपने पैर को धरती में मारती है और लाव की तरफ बढ़ने लगती है। अवंतिका को अपनी तरफ आते देखकर लाव हंसता है और अपने पास रखी हुई एक अंगूठी को तोड़ देता है। जैसे ही लाव अपने पास रखी हुई अंगूठी को तोड़ता है, लाव के हाथों के अंदर एक काले कलर की ब्लैक स्मोक इकट्ठा होने लगती है, जिससे लाव अवंतिका पर हमला कर देता है। वह ब्लैक स्मोक जैसे ही अवंतिका से टकराती है, अवंतिका का शरीर अकड़ जाता है और वो वहीं पर आकर गिर जाती है। तभी लाव खड़ा होता है और अवंतिका के पास जाकर उसके गले के ऊपर अपनी तलवार को रखता है और कहता है, तुम बेहद ताकतवर हो, लेकिन बेहद बेवकूफ भी। इतना कहने के बाद लाव जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वह भीड़ में देखता है और चिल्लाता है, यहाँ पर कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके। इतना कहने के बाद वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र विद्वांस पर पड़ती है, जो कि वहीं भीड़ में इधर उधर भटक रहा था। तभी वह विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, ओ लड़के। इतना कहने के बाद वह विद्वांस की तरफ देखता है। जैसे ही लाभ यहाँ कहता है, वहां पर खड़े सभी लोग विद्वांस की तरफ देखने लगते हैं। तभी विद्वांस लाभ की तरफ देखता है और अपने आप से ही कहता है, अब ये क्या मुसीबत लगा ली मैंने। इतना कहने के बाद वह लाभ की तरफ देखता है। तभी लाभ विद्वांस से कहता है, लड़के, अगर तुझमें हिम्मत है तो आकर मेरा मुकाबला कर। इतना कहने के बाद लाभ वहीं पर अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ देता है। विद्वांस लाभ की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ तो देवता रैंक के 4वें सितारे पर है। इतना कहने के बाद विद्वांस देखता है। इस समय विद्वांस की शक्तियाँ आदिशि देव ने दबाए रखी थी। विद्वांस देवता रैंक के दूसरे सितारों पर था। तभी विद्वांस लाभ की तरफ देखता है और कहता है, मैं इससे लड़ तो लूँ, लेकिन इससे मेरा समय और टाइम दोनों बर्बाद होगा। इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। इतना कहने के बाद विद्वांस लाभ की तरफ देखता है और कहता है, देखिए भाई, मैं आपको नहीं जानता और आप मेरे से बेहद ज़्यादा ताकतवर हैं। मैं आपसे नहीं लड़ सकता। विद्वांस की इस बात को सुनने के बाद लाभ विद्वांस की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जो लड़के, तू इतना डरपोक है, विश्वास ही नहीं होता। इतना कहने के बाद वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी विद्वांस उसकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ने लगता है। तभी विद्वांस आगे बढ़ते हुए एक दुकान पर पहुंचता है, जहां पर पहुंचकर वह देखता है कि दुकानदार ने एक पेंटिंग बनाई हुई है। विद्वांस उस पेंटिंग के पास जाता है और वहां पर जाकर एक चीज को देखता है, जिसे देखकर विद्वांस के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। विद्वांस उस चीज को देखता है और देखकर एक ही बार में पहचानते हुए कहता है, अरे, ये तो महाअस्त्र का तीसरा हिस्सा है, जो आदिशि देव और काली के युद्ध में टूट चुका था। इतना कहने के बाद विद्वांस आगे बढ़ता है और उस पेंटिंग को छूने लगता है। विद्वांस को उस पेंटिंग को छूता हुआ देखकर वहीं पर खड़ा दुकानदार विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, ए लड़के, रुक, कहाँ जा रहा है। तभी विद्वांस उसी दुकानदार से कहता है, देखिए बुजुर्ग, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, इस पेंटिंग में यह बुजुर्ग कौन है, यह व्यक्ति कौन है जिसके हाथ में यह अस्त्र है। कभी वह दुकानदार एक बार पेंटिंग को देखता है और फिर टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से विद्वांस की तरफ देखकर
कहता है, तुझे सच में नहीं पता कि यहाँ किसकी पेंटिंग है? विद्वांस उस बुजुर्ग की बात सुनता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता यहाँ किसकी पेंटिंग है। इतना कहने के बाद विद्वांस उस बुजुर्ग की तरफ देखता है। तभी वह बुजुर्ग विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ कोई और नहीं वह दुकानदार विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ अग्नि कबीले के लीडर रुद्रदेव हैं। इतना सुनकर विद्वांस कुछ सोचने लगता है और कहता है, यह अग्नि कबीला, यहाँ मैंने कहीं ना कहीं तो सुना है। इतना कहने के बाद विद्वांस अपने दिमाग के ऊपर जोर डालने लगता है। तभी वह दुकानदार विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, लड़के, तुम नहीं जानते, अग्नि कबीला महान कबीलों में से एक है। वह प्राचीन अग्नि कबीला है जिसके महाराज रुद्रदेव हैं, वे बेहद ताकतवर हैं। कहा जाता है उन्होंने छोटी सी ही उम्र में सर्वेश्वर रैंक हासिल कर ली है। अब वहाँ उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इतना कहने के बाद वहाँ विद्वांस की तरफ देखने लगता है। तभी विद्वांस कुछ सोचता है और कहता है, हाँ, अग्नि कबीला, अरे ये तो वही कबीला है जिसके बारे में नीरजा ने मुझे बताया था कि उसकी शादी आज से ठीक 3 साल बाद अग्नि कबीले के लीडर से होने वाली है। मुझे नीरजा को रोकना होगा। इतना कहने के बाद विद्वांस वहीं पर सोचता है और कुछ सोचते हुए अड़बड़ाने लगता है। तभी वह दुकानदार विद्वांस की बात सुनता है और कहता है, तुम शायद नहीं जानते कि एक आयाम अल्पा साम्राज्य और प्राचीन अग्नि कबीले के बीच समझौता हुआ है कि अल्पा साम्राज्य की जितनी भी खूबसूरत और बेहद काबिल राजकुमारी और लड़कियां हैं, उनका विवाह अग्नि साम्राज्य के लोगों से होगा। अगर किसी को अल्पा साम्राज्य की कोई भी लड़की पसंद है तो उसे अग्नि साम्राज्य के उस व्यक्ति को हराना होगा जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। हमारे अल्पा साम्राज्य की राजकुमारी नीरजा, उनका विवाह अग्नि साम्राज्य के लीडर रुद्रदेव से होने वाला है। अब उसमें सिर्फ 4 महीने बाकी रह गए हैं और सुना है कि रुद्रदेव एक अर्ध सर्वेश्वर रैंक के योद्धा है और उनके पास उनका इतना भयानक और ताकतवर अस्त्र है, इसके होते हुए कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। तभी विद्वांस उसकी बात सुनता है और कहता है, हाँ, मैं देख ही पा रहा हूँ। तभी विद्वांस कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे किसी भी तरह इस हिस्से को हासिल करना होगा, जिसके बाद मेरे पास रखा हुआ आदित्य देव का महाअस्त्र जो अभी अधूरा है वह पूरा हो जाएगा और फिर उसके बाद तो मुझे हराने की ताकत किसी के पास भी नहीं होगी। इतना कहकर विद्वांस खुद में हंसने लगता है। तभी विद्वांस वहीं पर खड़े उस बुजुर्ग से कहता है, देखिए बुजुर्ग, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या आप मुझे मुक्का नगर जाने का रास्ता बता सकते हैं? तभी वह बुजुर्ग विद्वांस की बात सुनता है और कहता है, मुक्का नगर, मैं नहीं जानता कि तुम किस नगर की बात कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ अग्नि कबीला और अल्पा साम्राज्य है, उन दोनों के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। वहाँ दोनों गुप्त साम्राज्य हैं। कहा जाता है अल्पा साम्राज्य के बारे में सिर्फ अग्नि कबीले के लोगों को ही मालूम है और कोई भी अल्पा साम्राज्य के अंदर जब तक नहीं जा सकता तब तक उसके पास वहाँ पर अंदर जाने का कार्ड ना हो। मतलब कार्ड का मतलब भाई लोग वो होता है ना कि स्टोन, जिससे वह लोग अंदर जाते हैं। तभी विद्वांस उसी की बात समझ जाता है और कहता है, अब यहाँ स्टोन कहाँ पर मिलेगा? इतना कहने के बाद वह इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे उस व्यक्ति लाभ की याद आती है। तभी वह लाभ के बारे में पूछता है तो उसे मालूम होता है कि लाभ अग्नि कबीले का एक मामूली सा सैनिक है। तभी विद्वांस हंसता है और कहता है, अगर मैं उस लड़के लाभ से उस स्टोन को हासिल कर लूं तो मैं नीरजा से मिल सकता हूँ। इतना कहने के बाद विद्वांस हंसने लगता है और आगे बढ़ता है। तभी विद्वांस आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और पीछे देखने लगता है।
वह पीछे देखकर कुछ सोच रहा था। फिर वह कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जबकि मुझे तो कोई जानता भी नहीं यहाँ पर। इतना कहने के बाद विद्वांस वहीं पर पीछे मुड़ता है, तभी उसके अंदर से आवाज आती है। वह विद्वांस के दूसरे जुड़वा भाई की थी। वह विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, अरे नहीं, यह सब तुम्हारा वहम है, तुम जाओ अपने काम पर। इतना कहने के बाद वह विद्वान से कहता है। विद्वान भी उसकी बात सुनता है और कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। इतना कहने के बाद विद्वान आगे बढ़ने लगता है। तभी विद्वान उस जगह से आगे बढ़ता है। वहां पर दो लोग, जिनका चेहरा कपड़ों से बंधा हुआ था, वह विद्वान का पीछा कर रहे थे। तभी विद्वान आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। वह जाते जाते वही मैदान के पास पहुंच जाता है जहां पर वो लड़का लाभ, जिसने अवंतिका को हराया था, वो वहां पर खड़ा होकर दूसरे योद्धा से लड़ रहा था। विद्वांस वहीं बैठता है और लाभ को लड़ते हुए देखने लगता है। तभी विद्वांस लाभ की तरफ देखता है और कहता है, यह चौथे सितारे का देवता है, जबकि मैं एक अर्ध सर्वेश्वर हूँ। अगर मेरी शक्तियों को ना दबाया होता तो मैं बताता इसे कि शक्तियाँ किसे कहते हैं और एक सर्वेश्वर और एक देवता के बीच कितना अंतर होता है। इतना कहने के बाद विद्वांस देखने लगता है। तभी लाभ भी उस योद्धा को जिसके साथ वो लड़ रहा था उसे हरा देता है। लाभ ने अब तक अवंतिका सहित 4 योद्धाओं को हरा दिया था। तभी वह भीड़ की तरफ देखता है और फिर से चिल्लाते हुए गर्जना करता है किसी में इतनी हिम्मत जो रोक सके मुझे। इतना कहने के बाद वह चारों तरफ देखने लगता है। तभी भीड़ के अंदर से एक आवाज आती है, मैं लड़ूंगा तुझसे। इतना कहने के बाद सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि यह आवाज एक लड़के की थी, जिसके 21-22 साल की उम्र थी और जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। विद्वांस आगे बढ़ता है और उस लाभ के पास जाता है। लाभ भी विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, लड़के, अभी तो तू कुछ समय पहले डरकर भागकर यहाँ से चला गया था, अब तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। इतना कहकर वह विद्वांस का मजाक उड़ाने लगता है। तभी विद्वांस लाभ की तरफ देखता है और कहता है, वो तो मुझे तुझे बता ही दूंगा। तभी लाभ विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, आज मैं तुझे कुचल कर ही रहूंगा। इतना कहने के बाद लाभ अपनी शक्तियों को निकालता है। उसकी शक्तियां देवता रंग के चौथे सितारे पर थी। तभी विद्वांस लाभ की तरफ देखता है और कहता है, सुना है तुम महान प्राचीन अग्नि कबीले के हो। अगर यह बात सत्य है तो मैंने अगर तुम्हें हरा दिया तो मुझे क्या मिलेगा। इतना कहने के बाद विद्वांस लाभ की तरफ देखता है। लाभ विद्वांस की बात सुनता है और कहता है, तू और मुझे हराएगा। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। विद्वांस की इस बात को सुनने के बाद भीड़ में खड़े बहुत सारे लोग विद्वांस के ऊपर हंसने लगते हैं। कुछ लोग तो विद्वांस के लिए तरस मुना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि विद्वांस अब बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। तभी लाभ विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, अगर तूने मुझे गलती से हरा भी दिया, हराना तो दूर, अगर तूने मुझे चित भी कर दिया तो मैं तुझे, तू जो मांगेगा वो दूंगा। इतना कहने के बाद लाभ विद्वांस की तरफ देखता है। तभी विद्वांस लाभ की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अग्नि कबीले को देखना है। मैंने सिर्फ उसका नाम सुना है, मैं उसके अंदर आकर उस कबीले को देखना और घूमना चाहता हूँ। विद्वांस की इस बात को सुनने के बाद लाभ थोड़ा भौचक्का रह जाता है और वह अपने कदम 2-3 कदम पीछे लेते हुए विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, अरे लड़के, तू पागल वागल हो गया है, यहाँ नहीं हो सकता, मैं तुझे बस इसी चीज की नहीं कह सकता। तभी विद्वांस लाभ की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, डर गया। तभी लाभ विद्वांस की इस बात को सुनता है और उसे गुस्सा आने लगता है। फिर भी वह विद्वांस की तरफ देखता है और विद्वान से कहता है, नहीं, मैं तुझे इस चीज का वादा नहीं कर सकता। हमारे लीडर ने हमें सख्त आदेश दिया हुआ है
कि अग्नि कबीले के अंदर कोई भी व्यक्ति आ ना पाए। इतना कहकर वह विद्वांस की तरफ देखने लगता है। तभी विद्वांस लाव की तरफ देखता है और कुछ सोचने लगता है। तभी विद्वांस के अंदर से उसकी ब्लैक ज्वाला की आवाज आती है। वह ब्लैक ज्वाला विद्वांस से कहती है, विद्वांस तुम ऐसा करो। इतना कहकर वो विद्वांस को कुछ बताने लगती है। विद्वांस हंसता है और ब्लैक ज्वाला की तरफ देखकर कहता है, इसमें तुम्हारी मुझे कुछ चाल क्यों लग रही है। तभी ब्लैक ज्वाला विद्वांस की तरफ देखती है और कहती है, देखो तुमने मुझे काबू कर रखा है, मैं तुम्हारे आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं। तभी विद्वांस एक पल सोचता है और ब्लैक ज्वाला की बात मानने के बाद लाव की तरफ देखता है और लाव से कहता है, ठीक है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर तुम्हें तुम्हारे लीडर रुद्रदेव को खुद की शक्ति के ऊपर इतना विश्वास नहीं कि वह एक देवता रैंक के दूसरे पायदान के योद्धा को रोक सके, तो वह क्या करेंगे। इतना कहकर विद्वांस वहीं पर अग्नि साम्राज्य का मजाक बनाने लगता है। विद्वांस को इस तरह अपने प्राचीन अग्नि साम्राज्य को मजाक बनाते हुए देखकर वहीं पर खड़ा लाभ गुस्से से तिनमना उठता है और वह विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है लड़के, मैं तुझे अपने साथ अग्नि साम्राज्य घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की और तुझे हमारे सैनिकों ने पकड़कर मार दिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, इसका जिम्मेदार तू खुद होगा, बता क्या कहता है। विद्वांस लाभ की इस बात को सुनता है और हंसते हुए कहता है, मुझे एक बार लेके तो चल। इतना कहने के बाद विद्वांस वहीं पर खड़ा हो जाता है और वह अपनी शक्तियों को निकालता है और कहता है, मैं फिर से देवता रैंक पर आकर कैसा फील हो रहा है। इतना कहने के बाद विद्वांस हंसने लगता है। तभी विद्वांस खुद से कहता है, तो क्या हुआ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना तो इन सभी के पास भी नहीं। इतना कहने के बाद विद्वांस लाभ की तरफ देखता है। तभी लाभ भी अपनी शक्तियों को निकालता है और विद्वांस की तरफ बढ़ने लगता है। विद्वांस भी अपने पैर को जमीन पर मारता है और लाभ की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों के बीच घमासान मुकाबला शुरू हो जाता है। लाभ अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करता है और विद्वांस के सिर के ऊपर पंच मारता है। विद्वांस भी लाव के पंच को अपनी तरफ आते हुए देखता है और अपने हाथों की सील बदलते हुए कहता है, बिजली मंत्रा। बिजली मंत्रा। विद्वांस कितना कहते ही उसके चारों तरफ बिजलियां घूमने लगती हैं और वहां पर वह एक कवच का आकार ले लेती हैं, जिससे विद्वांस के ऊपर आता हुआ वह हमला रुक जाता है और विद्वांस पीछे चला जाता है। तभी विद्वांस लाल की तरफ देखता है और कहता है, मेरे शक्तियों के कम होने के बाद यह भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी वह इस जैसे निकम्मे की शक्तियों को झेलने के तो लायक ही है। इतना कहने के बाद विद्वांस अपने पैर को धरती पर मारता है और आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, थंडर पंच। विद्वांस की तरह कहते ही उसके हाथों में बिजलियां इकट्ठा होने लगती हैं। वह बिजली आसमान से आकर उसके हाथों में इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे वह सीधा जाकर लाभ के ऊपर पंच मार देता है। लाभ विद्वांस की इतनी भयानक पंच को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और अपने हाथों को आगे करता है। जैसे ही विद्वांस का पंच लाभ से टकराता है, वहां पर एक जोरदार आवाज आती है, धड़ाम। धड़ाम की आवाज के साथ लाभ वह 2 या 3 कदम पीछे चला जाता है और वह घुटनों के बल आ जाता है एक ही पंच में। तभी वह विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, यह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं लगता, इतनी ताकत तो मुझे एक ही बार में मार सकती है, लेकिन इसकी शक्तियाँ बहुत कम हैं और इसके हमले इतने ज़्यादा भयानक हैं। इतना कहने के बाद वह लाभ भी अपने हाथों की सील बदलता है और चिल्लाते हुए कहता है, महाअग्नि ज्वाला। लाभ के इतना कहते ही आसमान के एक तरफ का हिस्सा वह अग्नि से भरा जाता है और वहां से निकलकर एक हमला विद्वांस की तरफ आने लगता है। विद्वांस भी इस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और अपने पैर को जमीन पर मारता है और कहता है,
मैं अगर सुदर्शन चक्र का प्रयोग करूं तो उसे एक ही बार में समाप्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया तो महेश्वर लोक को मैंने तबाह कर दिया है और महारानी मायरा, क्रायोल और सभी लोग महेश्वर लोक को छोड़कर कहीं चले गए हैं। अगर उन्हें मेरे शक्तिशाली अस्त्र और मेरी शक्तिशाली हमले की थोड़ी सी भी भनक लगी तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि मेरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा कम हैं। इतना कहने के बाद बुद्धवंश अपने हाथों की सीध बदलता है और चिल्लाते हुए कहता है, 15 चंद्रमाओं का हमला। विद्वांस इतना कहता है और विद्वांस के सिर के ऊपर से 15 आधे आधे कलर के चंद्रमा वहां इकट्ठा होते हैं और घूमकर सीधा जाकर उस विशाल अग्नि के गुबार से जा टकराते हैं। जैसे ही दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं, वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। तभी विद्वांस अपने पैर को धरती पर मारता है और वहां आगे बढ़ता है। विद्वांस को अपने इतना करीब आता हुआ देखकर वहां भी जहां पर खड़ा था लाभ, वहां भी उसके भी नीचे की जमीन हिलने लगती है और वहां भी कांपने लगता है। तभी विद्वांस अपने हाथों को आगे करता है और चिल्लाते हुए कहता है, विद्वांस भस्म राख मंत्रा। विद्वांस की तरह कहते ही विद्वांस के पीछे की जगह तरफ जाती है और वहां से एक नीले कलर का बना हुआ शक्तिशाली विद्वांस के हाथ जैसा हाथ बाहर निकलता है और वहां सीधा जाकर वहीं पर खड़े लाव से जा टकराता है। जैसे ही वह हमला लाव से टकराता है, वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे लाव के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी लाव भी अपनी हिम्मत करके खड़ा होता है और वह विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, लड़के तू बहुत ज्यादा ताकतवर है और उससे भी ज्यादा ताकतवर तेरे ये हमले हैं। मैं इनका सामना इतनी तरह नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वहां पर खड़ा होता है और अपने हाथों की सील बदलने लगता है। वह अपने हाथों की सील बहुत स्पीड में बदल रहा था। जैसे जैसे वह सील बदल रहा था, उसके चारों तरफ का आयाम वह थोड़ा तिरकने लगता है और वहां पर शक्तियां वह खिंचने लगती हैं और उसके पीछे एक आग जैसा दिखने वाला उल्का पिंड बनने लगता है। विद्वान उस हमले को देखता है और उधर देखते हुए कहता है, यह हमला बेहद ज्यादा ताकतवर लग रहा है। अगर यह हमला मुझसे टकराया तो उसकी कोई गारंटी भी नहीं कि मैं जीवित बचूंगा या नहीं। इतना कहने के बाद विद्वान गहरी सांस लेता है और अपने हाथों की सील बदलने लगता है। सील बदलता है तो विद्वांस के चारों तरफ शक्तियां इकट्ठा होने लगती हैं और विद्वांस के साथ एक उसकी आत्मा जैसी दिखने वाली एक आत्मी शक्ति की परछाई खड़ी हो जाती है और उसके बैल जैसे सिर के ऊपर त्रिनेत्र खुल जाता है। तभी विद्वांस उसकी तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, त्रिनेत्र तकनीक का हमला। विद्वांस की तरह कहते ही वहां आंख खुल जाती है और उसके अंदर से इतनी भयानक शक्ति की बनी हुई एक बिजली की लहर बजाकर निकलने लगती है। तभी वहां भी सामने खड़ा हुआ लाभ भी इस हमले की शक्ति को महसूस करता है और वहां भी चिल्लाते हुए कहता है, महा अग्नि उल्का पिंड। उसके इतना कहते ही उसके पीछे बना हुआ उल्का पिंड आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही त्रिनेत्र और उल्का पिंड एक दूसरे से टकराते हैं, ऐसा जोरदार धमाका होता है कि मानो सोम नगर पूरा कांप गया हो और पूरा प्लूटो ग्रह हिल गया हो। तभी विद्वांस वहां अपनी जगह से पीछे जा गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी विद्वांस वहां पर खड़ा होता है और कहता है, यह सकी शरीर कितना मजबूत है, इस पर कोई खरोंच भी नहीं आई। वास्तव में विद्वांस के शरीर के ऊपर एक खरोंच तक नहीं आई थी। बस विद्वांस के चेहरे के ऊपर से खून निकलने लगा था जो उसके होठ के बगल से बह रहा था। जबकि लाभ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। वहां जमीन पर पड़ा हुआ था और पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था।
उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके हाथ के अंदर से भी खून निकल रहा था। तभी लाव वहाँ धीरे धीरे खड़ा होता है और विद्वांस की तरफ देखता है और वह फिर से गिर जाता है और वहाँ विद्वांस की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम कोई आम योद्धा नहीं हो। इतना कहने के बाद वह खड़ा होता है और वह विद्वांस की तरफ देखने लगता है। तभी विद्वांस लाभ के पास जाता है और लाभ को उठाते हुए कहता है, लाभ भाई, आप गलत मतलब समझ रहे हो। इतना कहने के बाद विद्वांस लाभ को उठाता है और उसे उस मैदान से बाहर निकाल कर एक होटल या फिर ढाबा जैसा दिखने वाला सराय के अंदर ले जाता है। वहां पर वह उसे लकड़ी की बनी हुई कुर्सी के ऊपर बैठा देता है और लाभ की तरफ देखकर कहता है, आप ठीक तो हो ना। लाभ विद्वांस को देखने लगता है और कुछ सोचते हुए विद्वांस से कहता है, अगर तुम्हारी शक्तियां देवता रैंक पर नहीं होती तो मुझे तुम बिल्कुल उस लड़के जैसे लगते। इतना कहने के बाद वह विद्वांस की तरफ देखने लगता है। विद्वांस भी उसकी बात सुनता है और वहीं पर रखे एक केतली में चाय को कुड़ता है और उसे पीता है और लाभ की तरफ देखने लगता है। तभी लाभ विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, तुम बिल्कुल विद्वांस सूर्यवंशी जैसा लड़ते हो। लाभ के मुंह से यह बात सुनते ही विद्वांस जो चाय पी रहा था उसे मुंह से चाय एकदम निकल जाती है और उसे जोर से फंदा लगने लगता है। विद्वांस कांसता है और लाभ की तरफ देखता है और लाभ की तरफ देखकर कहता है, लाभ भाई, यह विद्वांस सूर्यवंशी कौन है। तभी लाभ अपनी जगह पर खड़ा होता है और विद्वांस की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम विद्वांस सूर्यवंशी को नहीं जानते। इतना कहकर वह विद्वांस की तरफ देखता है। तभी वहीं से जाते हुए कुछ लोग विद्वांस के पास आते हैं और कहते हैं, यह अजीब ही लड़का है, तुम विद्वांस सूर्यवंशी को नहीं जानते, जिसने 16 आयाम में से एक आयाम महेश्वर लोक के आयाम पूरे महेश्वर लोक को तबाह कर दिया और तुम उस लड़के को नहीं जानते। इतना कहने के बाद वहीं पर खड़ा एक बुजुर्ग विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, लड़के, मालूम नहीं तुम किस दुनिया में जी रहे हो। इतना कहने के बाद वह विद्वांस की तरफ देखता है। विद्वांस अपने मन ही मन सोचता है, अरे माँ, ये क्या, मैं तो इतना ज्यादा फेमस हो गया, मुझे मालूम ही नहीं। तभी लाभ विद्वांस की तरफ देखता है। विद्वांस लाभ से कहता है, विद्वांस सूर्यवंशी, ये क्या। तभी लाभ विद्वांस के ही बारे में बताते हुए कहता है कि विद्वांस सूर्यवंशी वो है जिसने महेश्वर लोक जैसे शक्तिशाली ऐसे लोक को तबाह कर दिया और उसके लीडर आभ्या को समाप्त कर दिया और वह उस युद्ध में तबाह हो गया। बेचारा, वह इतना ज्यादा ताकतवर योद्धा था, न जाने अब वो कहाँ होगा। बस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इतना कहने के बाद वह विद्वांस के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और विद्वांस की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। विद्वांस लाभ की बात सुनता है और लाभ की तरफ देखते हुए कहता है, लाभ भाई, मेरा नाम शौर्य है। इतना कहने के बाद वह लाभ की तरफ देखता है। तभी लाभ शौर्य यानी विद्वांस की तरफ देखता है और कहता है, शौर्य, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा अपने अग्नि साम्राज्य, लेकिन वहां पर तुम कोई गड़बड़ नहीं करना। अगर मैंने फिर भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी गड़बड़ से तुम्हारी जान जाती है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहने के बाद वह शौर्य की तरफ देखने लगता है। तभी शौर्य यानी विद्वांस उसकी बात सुनता है और अपने सिर को हाँ में लाता है और वह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लाभ शौर्य के कंधे पर हाथ रखता है और शौर्य की तरफ देखकर कहता है, शौर्य मेरे भाई, अब हमें अग्नि साम्राज्य गुप्त साम्राज्य है जिसके अंदर ले जाने की इजाजत किसी को नहीं है। फिर मैं तुमसे आ रहा हूँ, इसलिए वचन के अनुसार मैं तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन वहां पर तुम ज्यादा दिनों के लिए नहीं रह सकते। शौर्य जैसे ही लाव की बात सुनता है वह कहता है,
ठीक है। इतना कहने के बाद वह आगे बढ़ने लगता है और वह लाभ से कहता है, लाभ भाई तो हम कब निकलेंगे अग्नि साम्राज्य के लिए? तभी लाभ शौर्य की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें वहां पर जाने की बहुत जल्दी है। ऐसा क्या है अग्नि साम्राज्य के अंदर तुम्हारा? तभी शौर्य वहां मन ही मन सोचता है और कहता है, इसे मैं कैसे बताऊं कि मेरी होने वाली पत्नी को शादी करने की फिराक में डूल रहा है वह कमीना रुद्रदेव, और उसके पास मेरी एक ऐसी खास चीज है जिसे अब मैं उसके पास नहीं छोड़ सकता। मुझे किसी भी तरह रुद्रदेव से महाअस्त्र का वह तीसरा हिस्सा लेना होगा जिससे मेरा महाअस्त्र पूरा हो सके। तभी वह लाव की तरफ देखता है। लाव शौर्य की तरफ देखते हुए कहता है, तुम किस तरह सोच में खो गए, क्या सोच रहे हो? तभी शौर्य लाव की तरफ देखता है और बहाना मारते हुए कहता है, नहीं भाई, मैं बस यह सोच रहा था कि इतने गुप्त साम्राज्यों का नाम सुना, उनमें से आज एक को मैं देख ही लूंगा। इतना कहने के बाद वह लाव के साथ चलने लगता है। लाव और शौर्य उसी ढाबे के अंदर एक रूम में पहुंचते हैं। तभी लाव शौर्य को वहां पर छोड़ते हुए कहता है, शौर्य तुम तैयार रहना, अग्नि साम्राज्य इन पहाड़ों के उस तरफ है। वह बेहद गुप्त साम्राज्य है, इसलिए वहां पर कोई नहीं जा सकता। मैं तुम्हें लेने के लिए कल आऊंगा। इतना कहने के बाद लाभ शौर्य की तरफ देखता है और वहां से चला जाता है। लाभ को वहां से जाने के बाद शौर्य अपनी जगह पर खड़ा होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे किसी भी तरह मुक्का नगर तक पहुंचना होगा और मुझे सब कुछ जानना होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं तो जीवित हूँ, फिर मैं मारा कैसे? इतना कहकर वह उस ढाबे से बाहर निकलता है और वहीं पर नीचे जाता है। वहां पर नीचे जाते हुए वह एक दुकानदार के पास पहुंचता है और कहता है, बुजुर्ग मुझे नक्शा चाहिए। तभी वह दुकानदार शौर्य की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें किस चीज का नक्शा चाहिए? तभी शौर्य उस दुकानदार की तरफ देखता है और कहता है, मुझे मुक्का नगर जाना है, इसके लिए क्या आप मुझे नक्शा दे सकते हैं? तभी वह दुकानदार शौर्य की बात सुनता है और कहता है, मुक्का नगर यह कौन सी जगह है? इतनी दुकानदार की इतनी बात सुनने के बाद शौर्य कुछ सोचने लगता है और कुछ सोचकर कहता है, बुजुर्ग आप ऐसा कीजिए, आप मुझे प्लूटो का पूरा मैप दे दीजिए। वह बुजुर्ग शौर्य की बात सुनता है और उसे देखकर कहता है, लड़के तुम प्लूटो का पूरा नक्शा जान गए हो, तुम जानते हो कि प्लूटो का पूरा नक्शा कितना महंगा पड़ेगा और उसे बनाने के लिए बारीकियों को समझना पड़ता है। तभी विद्वान उस दुकानदार की तरफ देखता है और कहता है, देखिए बुजुर्ग, मैं पैसे की आप चिंता मत कीजिए। इतना कहने के बाद वह अपने हाथ को आगे करता है और उसकी अंगूठी के अंदर से उसके हाथ में एक सोने की थैली आ जाती है। यह सोने की थैली वो थैली थी जो उसे लाभ ने जाने से पहले खर्चे के लिए दी थी। तभी वह बुजुर्ग की तरफ उस सोने की थैली को उछालते हुए कहता है, इसमें 2 लाख से ज्यादा कॉइन है, मुझे बस प्लूटो का नक्शा चाहिए। वह बुजुर्ग लालच भरी आंखों से उस थैली को देखता है और उसे अपने पास रखते हुए कहता है, तुम बेटा कुछ देर यहाँ पर इंतजार करो, मैं कुछ ही देर में वहाँ नक्शा लेकर आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग शौर्य यानी विद्युतांश को वहां बैठा देता है और वहां से अंदर चला जाता है। तभी विद्युतांश वहीं पर बैठ जाता है और उस दुकान को देखने लगता है। विद्युतांश उस दुकान को देखता है तो उसकी नजर एक नक्शे के ऊपर पहुंचती है। विद्युतांश आगे बढ़ता है और उस नक्शे को देखता है और कहता है, यह नक्शा यह नक्शा तो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस नक्शे का एक हिस्सा मुझे कहीं मिला था। इतना कहने के बाद शौर्य उस नक्शे के ऊपर हाथ घुमाने लगता है। विद्युतांश को यानी शौर्य को उस नक्शे को इतना दिलचस्पी देखकर देखकर वह बुजुर्ग के सामने आता है और शौर्य को हाथों पकड़ते हुए कहता है, यह नक्शा बेहद खास नक्शा है। तभी शौर्य
विद्युतांश उसकी तरफ देखता है और उस बुजुर्ग की तरफ देखकर कहता है, देखिए बुजुर्ग, मुझे यह नक्शा चाहिए, बताइए मैं इसकी आपको क्या कीमत दूं। तभी वह बुजुर्ग विद्युतांश की तरफ देखता है और कहता है, मुझे इस नक्शे की कोई कीमत नहीं चाहिए, मैं इस नक्शे को बेचना नहीं चाहता। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग उस नक्शे को उतार लेता है और अपनी तिजोरी में रख लेता है। विद्युतांश उस बुजुर्ग की इस हरकत को देखता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, इस नक्शे को रखने का मतलब, यह नक्शा कोई खास चीज लग रहा है। इतना कहने के बाद विद्युतांश वहीं पर दुकान में बैठ जाता है। कुछ देर या 1 या 2 घंटे बाद वही बुजुर्ग वापस आता है और विद्युतांश के हाथों में एक नक्शा पकड़ाते हुए कहता है, यहाँ प्लूटो के जितने भी खोजे हुए साम्राज्य हैं और जितने भी साम्राज्य गुप्त नहीं हैं, उन सभी का नक्शा है। अब तुम इस नक्शे को अपने पास रखो और यहाँ से जाओ। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग विद्युतांश को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। विद्युतांश भी उस बुजुर्ग की इस हरकत को देखता है और उस कमरे से निकल जाता है। जाने के बाद विद्युतांश वहीं पर कुछ देर तक बाजार के अंदर घूमता है और कुछ खाना पीना खाकर घर के अंदर आने लगता है। विद्युतांश देवता रैंक पर था और देवता रैंक पर खाना पीना बिना खाए भी कोई व्यक्ति कितने भी समय तक जीवित रह सकता था। तभी विद्युतांश अंदर आता है और अपने कक्ष में बैठ जाता है और आंख बंद करके वहीं पर ट्रेनिंग करने लगता है, ताकि वह अपनी कोई भी शक्तियां जो उसने लाव के साथ युद्ध में खोई थी, उन्हें वापस पा सके और फिर से ज्यादा ताकतवर हो सके। इतना कहने के बाद विद्युतांश अपने हाथों को घुमाता है और उसके हाथों के ऊपर एक आग का जैसा दिखने वाला गोला दिखने लगता है। विद्युतांश उस गोले को देखता है और उसे देखकर कहता है, मृत्यु अग्नि मूल तत्व शक्ति, मुझे इस शक्ति को किसी भी तरह काबू करना होगा, ताकि मैं अपने शरीर और अपनी आत्मा को एक कर सकूं, जिससे मैं अपनी शक्तियों का पूरी तरह फायदा उठा सकूं। इतना कहने के बाद विद्युतांश वहीं पर बैठ जाता है और काल अग्नि मूल तत्व शक्ति को अंदर रख देता है और कुछ देर तक ट्रेनिंग करने के बाद विद्युतांश अपने कक्ष में बैठ जाता है और वहीं पर सो जाता है। दूसरे दिन की सुबह विद्युतांश वहां सो रहा था, तभी वह देखता है कि कोई उसके दरवाजे को खटखटा रहा है। विद्युतांश तुरंत खड़ा होता है और दरवाजे के बाहर देखता है कि वहां पर वही लड़का लाव खड़ा था। विद्युतांश लाव के पास जाता है और लाव की तरफ देखकर कहता है, अरे लाव भाई, आप आ गए। तभी लाव विद्युतांश को गले लगाता है और उसे लेकर जाने लगता है। विद्युतांश को लाव गले लगा रहा था तो विद्युतांश को एक चेहरा याद आता है और वह कहता है, देवेंद्र भाई, आप भी मुझे इस तरह गले लगाते थे, यहाँ जाने में कब तक आप लोगों के पास पहुंचूंगा। इतना कहने के बाद विद्युतांश अग्निलोक के लिए रवाना होने लगता है। आगे आगे वही लड़का लाव चल रहा था और उसके पीछे विद्युतांश चल रहा था। विद्युतांश आगे आगे लाव को जाते हुए दिखता है और कहता है, लाव भाई, हमें कितना समय लगेगा। तभी लाव विद्युतांश की तरफ देखता है और कहता है, अगर हम इसी रफ्तार में उड़ते रहे तो हमें 2 दिन लगेंगे, और अगर हम धरती से पैदल पैदल चलते रहे तो हमें 10 दिन से भी ज्यादा का समय लगेगा। तभी विद्युतांश लाव के बराबर आता है और वहां लाव की तरफ देखकर कहता है, तो भाई हमें ज्यादा स्पीड में उड़ना चाहिए। इतना कहने के बाद विद्युतांश अपनी स्पीड बढ़ा देता है। लाव भी विद्युतांश को अचानक इस स्पीड में उड़ता हुआ देखकर वो भी अपनी स्पीड को बढ़ाता है और वह विद्युतांश के साथ उड़ने लगता है। वह और विद्युतांश आगे बढ़ते जा रहे थे। 2 दिन तक चलने के बाद वह एक जगह आकर रुक जाते हैं। वहां पर वह देखते हैं कि वहां एक पहाड़ जो कि बहुत बड़ा था, उसके ऊपर खड़े थे और उस पहाड़ के नीचे एक मैदान था जो रेत जैसा दिख रहा था, जिस पर जीवों का नामो निशान भी नहीं था, ना पेड़ ना पौधे, ना कोई चीज, ना जीव ना जंतु, कुछ भी नहीं। वहां
अग्नि से तबाह होता हुआ दिख रहा था। तभी लाभ विद्युतांश की तरफ देखता है और कहता है, चलो मेरे साथ। इतना कहने के बाद लाभ आगे बढ़ने लगता है और विद्युतांश उसके पीछे ही पीछे बढ़ने लगता है। तभी लाभ विद्युतांश की तरफ देखता है और कहता है, शौर्य, तुम मेरे पीछे ही रहना। अगर तुम पीछे बिछड़े तो तुम कभी भी अग्नि साम्राज्य नहीं जा पाओगे। शौर्य जैसे ही लाभ की बात सुनता है तो शौर्य उसके पीछे पीछे चलते हुए मन ही मन बड़बड़ाता है, मैं यानी विद्युतांश सूर्यवंशी, जिसने अकेले ही महेश्वर साम्राज्य जैसे इतने बड़े साम्राज्य, जिसके बारे में इतिहासों में लिखा है कि वह बहुत ही ज्यादा क्रूर और बेरहम साम्राज्य है, उसे मैंने अकेले ने तबाह कर दिया और इतनी कठिनाइयां उठाई और उस रैंक पर पहुंचा जहां के हर कोई सपने देखता है और मेरे सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाए और ये लड़का आज मेरे से ये बोल रहा है कि मेरे पीछे आना। वाह रे मेरी किस्मत, तेरा भी क्या कहना, सीधा सर्वेश्वर से देवता बना दिया। इतना कहकर शौर्य अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगता है और हंसने लगता है। वह इतना बड़बड़ाकर आगे बढ़ता है, तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है। शौर्य पीछे मुड़ता है और इधर उधर देखता है। फिर वह अपने अंदर झांक कर देखता है कि यह आवाज ब्लैक ज्वाला की थी। ब्लैक ज्वाला शौर्य की तरफ देखती है और कहती है, विद्युतांश, मुझे यहाँ पर एक ताकतवर शक्ति महसूस हो रही है। तभी विद्युतांश उस ब्लैक ज्वाला की बात सुनता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी ब्लैक ज्वाला विद्युतांश से कहती है, मुझे यहाँ पर गरुड़ अग्निमुख तत्व शक्ति की महसूस हो रही है। इतना कहने के बाद वह विद्युतांश की ओर देखने लगती है और वह विद्युतांश के शरीर से बाहर निकलने लगती है। तभी विद्युतांश अपनी आत्मीय शक्ति से उसे काबू करता है और उसे अंदर ही रोकते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम बाहर निकले तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। तभी ब्लैक ज्वाला विद्युतांश के अंदर से बाहर निकलते कोशिश करते हुए कहती है, विद्युतांश, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर मैं बाहर नहीं आया तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा कि वह कहाँ है। तभी विद्युतांश उसे वहीं पर रुकता है और कहता है, देखो, मैं तुम्हें अपने से शरीर से बाहर आने नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर कोई रास्ता हो तो मुझे बताना। इतना कहने के बाद विद्युतांश आगे चलने लगता है। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ज्वाला सोचने लगती है और विद्युतांश से मन ही मन कहती है, हाँ, एक रास्ता और है। विद्युतांश उसकी बात सुनता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी ब्लैक ज्वाला विद्युतांश की तरफ देखती है और कहती है, अगर तुम मुझे अपना शरीर काबू करने दोगे तो मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। विद्युतांश जैसे ही उसकी ये बात सुनता है, वह तिरछी नज़रों से उसे देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, तुझे लगता है मैं तुझे अपना शरीर काबू करने दूंगा। इतना कहने के बाद विद्युतांश अपने शरीर के अंदर अपने शरीर के एक हिस्से की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर विद्युतांश जैसा दिखने वाला ही एक व्यक्ति सांकरों में जकड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ एक भयावह तलवार घूम रही थी। अगर वो व्यक्ति एक कदम भी आगे बढ़ाता तो वो तलवार उसे चीर डालती। तभी विद्युतांश उसकी तरफ देखता है और कहता है, एक बार इसे मैंने अपना शरीर काबू करने दिया था और इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना कहकर विद्युतांश उसकी तरफ देखने लगता है। तभी विद्युतांश की छठवा जुड़वा भाई विद्युतांश की तरफ देखता है और एक मुस्कुराहट दे देता है। फिर विद्युतांश उस जगह से अपने शरीर और दिमाग में लौटता है और कहता है, नहीं, मैं तुझे अपना शरीर काबू करने नहीं दूंगा। तभी ब्लैक ज्वाला विद्युतांश से कहती है, विद्युतांश, तुम भी जानते हो
अगर मैंने कुछ भी किया तो तुम मुझे कैद कर सकते हो अपने सूल माइंड में। तभी विद्युतांश उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें गरुड़ अग्निमुख तत्व शक्ति के लिए अपने शरीर को काबू करने दूं तो यह तो कभी नहीं हो सकता। तभी वह ब्लैक ज्वाला विद्युतांश की तरफ देखती है और विद्युतांश से कहती है, देखो, अगर तुमने मुझे अपना शरीर काबू करने नहीं दिया तो तुम कभी भी करुण अग्निमुख तत्व शक्ति को काबू नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास एक काल अग्निमुख तत्व शक्ति है। अगर तुम दोनों अग्निमुख तत्व शक्तियों को काबू कर लो तो तुम एक ही बार में सर्वेश्वर रैंक पर पहुंच जाओगे और फिर तुम्हारे सामने टिकने की औकात तो सिर्फ एक विनाशक की ही होगी। विद्युतांश उसकी बात सुनता है और कहता है, मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है और मैं जानता हूँ तुमने मेरे साथ एक बार क्या किया है। तभी एक आवाज आती है और तुम कहाँ खोए हुए हो। विद्युतांश मुड़ता है तो वो देखता है कि वो आवाज लाव की थी। तभी विद्युतांश आगे देखता है और लाव की तरफ देखकर कहता है, कहीं नहीं, बस एक सपना सा आ गया। लाव हंसता है और कहता है, कुछ नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। इतना कहने के बाद लाव आगे बढ़ने लगता है। तभी लाव आगे बढ़ते बढ़ते विद्युतांश का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो। इतना कहने के बाद लाव उसी मैदान के चारों तरफ से बीच में आता है और वहां पर वो एक चमकते हुए गोले को बाहर निकालता है और उस गोले को जोर से दबाता है जिससे वह गोला फूट जाता है। उस गोले के फूटते ही वहां पर आग की एक लहर आती है और जो सीधा जाकर आसमान से टकराती है और एक विशाल दरार बन जाती है। वह दरार आसमान से धरती को बांध रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों उसी दरार के अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के अंदर जाने के बाद वह दरार बंद हो जाती है। उन दोनों के अंदर जाने के कुछ देर बाद वहां पर दो परछाइयां आती हैं और उन परछाइयों में से एक दूसरे की तरफ देखता है और कहता है, यह तो अग्निलोक के अंदर चला गया। तभी दूसरी परछाई कहती है, कोई नहीं, हम यहाँ पर इंतजार करेंगे। इसे देखकर हमें उसकी याद आ रही है। वहीं विद्युतांश इन सबसे दूर उसी आयाम के अंदर पहुंचता है और अंदर पहुंचकर वह देखता है कि वह एक सुंदर नगर में था जिसके नगर के ऊपर एक बेहद बड़ा दरवाजा बना हुआ था जिस दरवाजे पर ऊपर लगा हुआ था श्रीनगर। वह आगे बढ़ता है। तभी लाव उसे रोकता है और उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, आगे मत बढ़ो, अगर पकड़े गए तो तुम्हें भी सजा मिलेगी और मुझे भी। विद्युतांश को लाव की इस हरकत पर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और लाव की तरफ देखकर कहता है, लाव भाई, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहने के बाद विद्युतांश लाव की तरफ देखता है। तभी लाव आगे आगे चलने लगता है और दोनों नगर के अंदर जाने लगते हैं। तभी दो सैनिक उनका रास्ता रोकते हैं और विद्युतांश की तरफ देखकर कहते हैं, लड़के, तू कौन है? पहली बार दिख रहा है। तभी विद्युतांश उन दोनों सैनिकों की तरफ देखता है और कहता है, प्रणाम महोदय, मेरा नाम शौर्य है और मैं सोमनगर से आया हूँ। वह सैनिक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने भाले को विद्युतांश पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन दोनों के सामने लाव आता है और लाव उन दोनों के सामने आकर हाथ जोड़ता है और कहता है, प्रणाम महोदय, यहाँ मेरा रिश्तेदार है और यहाँ मेरे साथ आया है। इतना कहने के बाद लाव उन दोनों सैनिकों की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वो दोनों सैनिक लाव की इस बात को सुनते हैं तो वह लाव की तरफ देखकर कहते हैं, लड़के, तू इतना बेवकूफ़ है, तुझे नहीं मालूम
कि लीडर ने मना किया हुआ है कि कोई भी इस आयाम के अंदर नहीं आ सकता, फिर भी तू इस लड़के को लेकर अंदर आ गया। तभी लाभ उन दोनों सैनिकों की तरफ देखता है और कहता है, देखिए महोदय, यहाँ मेरा रिश्तेदार है और मैं इसे बड़ी उम्मीद से यहाँ पर लाया हूँ ताकि लीडर इसे कुछ काम दे सके। इतना कहने के बाद लाभ उन दोनों सैनिकों के सामने हाथ जोड़ देता है और कहता है, लीडर सेन भाई, मुझे अंदर जाने दीजिए। तभी वहाँ दोनों सैनिक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नहीं, माफ करना लड़के, लेकिन तू अंदर नहीं जा सकता। लीडर का सख्त आदेश है कि किसी भी ताकतवर व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया जाए। तभी लाभ उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, आप दोनों पांचवें और छठवें सितारे के देवता रैंक के योद्धा हैं और ये सिर्फ दूसरे सितारे का है। अगर ये जासूस हुआ तो यहाँ इस आयाम से बाहर नहीं जा सकता जब तक आप लोग ना चाहें, और आप लोग इसे जान से मार देना अगर यह जासूस हुआ। इतना कहने के बाद लाभ उन दोनों सैनिकों के सामने झुक जाता है और उन दोनों सैनिक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी उनके चेहरे पर एक गुरूर साफ दिखाई देने लगता है। तभी वो दोनों सैनिक लाभ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लड़के, तुम कह तो ठीक ही रही हो, यह दूसरे सितारे का देवता है, यह हमारा बिगाड़ ही क्या लेगा। हम चौथे और पांचवें सितारे के देवता हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहने के बाद दोनों सैनिक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन दोनों सैनिकों की बात सुनने के बाद लाभ मन ही मन सोचता है और कहता है, इन बेवकूफ़ों को कौन बताए कि मैं खुद चौथे सितारे का देवता हूँ, और इस लड़के ने मुझे ही मार दिया होता तो ये दोनों सैनिक इनके सामने क्या चीज़ है। लेकिन लाभ इस बात को अपने दिमाग के अंदर ही रखता है और उन सैनिकों से कुछ नहीं कहता, बस उनकी तरफ देखता रहता है। कुछ पल बाद वो दोनों सैनिक लाभ और विद्युतांश को अंदर जाने देते हैं। लाभ विद्युतांश का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर लेकर चला जाता है। जैसे ही विद्युतांश नगर के अंदर पहुंचता है, वह चारों तरफ देखने लगता है। हर तरफ भीड़ ही भीड़, लोग इधर उधर घूम रहे थे। तभी विद्युतांश एक दुकान की तरफ इशारा करता है और दुकान की तरफ देखकर लाभ से कहता है, लाभ भाई, ये दुकान किसकी है और यहाँ क्या होता है। लाभ भी उस दुकान की तरफ देखता है और विद्युतांश की तरफ देखकर कहता है, देखो, तुम्हें इसका कोई नहीं और कुछ नहीं करना, तुम अपने काम से काम रखो। इतना कहकर लाभ उसका हाथ पकड़ता है और सख्त आवाज में कहता है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, बस तुम अपने काम से काम रखो। इतना कहकर लाभ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। विद्युतांश लाभ के साथ जाता है और एक बार पीछे मुड़कर उस दुकान को देखता है और फिर लाभ के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद लाभ उसे एक ढाबे के पास ले जाता है और वहाँ उसे एक कमरा दिलवाता है और विद्युतांश को वहीं पर रखता है और कहता है, मैं तुम्हें कल इस लोक से बाहर ले जाऊंगा, तब तक तुम कोई गड़बड़ मत न करना। इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी विद्युतांश उसकी तरफ देखता है और कहता है, लाभ भाई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अभी अभी तो यहाँ आया हूँ और आप मुझे कल ही ले जाओगे, तो मुझे यहाँ अग्नि साम्राज्य आप घुमाओगे कब। मुझे यहाँ पर 1 या 2 दिन तो रहने दीजिए, मैं यहाँ पर कर ही क्या लूँगा। तभी लाभ कुछ सोचने लगता है और कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने यहाँ कोई गड़बड़ी की तो जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहने के बाद लाभ वहाँ से जाता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, सुनो, मैं अपने परिवार के पास जा रहा हूँ और तुम यहीं रहना। इतना कहने के बाद लाभ वहाँ से चला जाता है और वहाँ के दरवाजे को बंद कर देता है। विद्युतांश भी लाभ की बात सुनता है और वहाँ दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को खोलता है।
और उस ढाबे से बाहर निकल आता है। वह बाजार में घूमने लगता है। घूमते घूमते वो उसी दुकान के पास पहुंचता है और उस दुकान को देखता है। देखने के बाद वहाँ अंदर जाता है। वहाँ अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ कुछ अमीर लोग बैठे हुए थे, जो वहीं पर एक टेबल पर बैठे हुए जुआ खेल रहे थे। वहीं वहाँ वो दुकान बेहद ज्यादा बड़ी थी। एक तरफ व्यापारियां दो लड़कियों का सौदा कर रहा था, वहीं सामने दो लड़कियां बेंच के ऊपर नाच रही थी और एक कोने में शराब और पेय पदार्थ मिल रहे थे। विद्युतांश चारों तरफ देखता है और जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी वहां एक आदमी उसके पास आता है और विद्युतांश की तरफ देखकर कहता है, कहिए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर वो आदमी विद्युतांश को ऊपर से नीचे तक देखता है और समझ जाता है कि यहाँ कोई खास अमीर नहीं है। विद्युतांश भी उस आदमी की इस नज़र को देखता है और वह उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है, देखिए महोदय, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आइए। ऐसा कहने के बाद विद्युतांश उस आदमी से कहता है और वह आदमी भी बिल्कुल से छोड़ता है और वहाँ देख चला जाता है।